Welcome to J Science. Now the last topic from the chapter of gravitation which has been remained is escape velocity. ठीक है, हम लोगों को आज के लेक्चर में पढ़ना है, इसका नाम है escape velocity. बहुत सिंपल सा टॉपिक है और आसान है, escape velocity. अब देखो, जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी और ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी और ये फिर से नीचे आ जाएगा, राइट. अब ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट पर जाता है, ये चीज किस पर डिपेंड करती है. ये हमारी तरफ से ऊपर थ्रो किया हुआ ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाता है, ये डिपेंड करता है हमने उसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, राइट. मैं जितनी इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो करूंगा ये इतना ऊपर तक जाएगा. अब मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, कुछ हाइट तक गया और ये फिर से आ गया. इनिशियल वेलोसिटी मैंने और बढ़ाया, ऑब्जेक्ट और ऊपर जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी हमने और बढ़ाया, ऑब्जेक्ट और ज्यादा ऊपर जाएगा. अब मान लेते हैं एक फाइनल केस जिसमें आपने इनिशियल वेलोसिटी को इतना बढ़ा दिया है कि आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन में आपने जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर चुका है. देखो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटी किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की एक लिमिट है, तो उस बाउंड्री को आपने इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, इतनी इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको दे दी कि आपके द्वारा फेंका गया ऑब्जेक्ट ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जहां तक अर्थ की बाउंड्री लिमिट है, जहां तक वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर फेंक दिया. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया हुआ ऑब्जेक्ट क्या ये वापस आने वाला है? अब ये वापस नहीं आएगा सर, आपने इसको अब स्पेस में पहुंचा दिया, अब तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर चुका है, अब तो ये वापस आना इसका बनता ही नहीं. इस वेलोसिटी को, इस इनिशियल वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी की मदद से या फिर ये वेलोसिटी जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. ध्यान से सुनो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए जितनी आपको वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको आप बोलते हो एस्केप वेलोसिटी. अंडरस्टूड? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी आपको रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी. अब कुछ तो इसका एक मिनिमम वैल्यू रहता होगा, कुछ तो एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता होगा कि भाई जैसे कि 40 मार्क्स का एग्जाम है तो 14 मार्क्स पासिंग है, तो 14 तो आना ही चाहिए, 14 से कम नहीं आना चाहिए. 14 के ऊपर जितना आएगा उतना ज्यादा अच्छा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 से कम नहीं आना चाहिए. उसी तरह से एक मिनिमम एक वैल्यू होती है कि जितनी तो चाहिए ही चाहिए, अगर उससे कम हुई तो आपका फेंका हुआ ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं करने वाला. मिनिमम उतनी स्पीड, उतनी वेलोसिटी या फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी अगर उसके पास है तो ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगा. अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हम लोग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि रॉकेट को कितनी स्पीड से हम भेजे कि वो स्पेस में पहुंचे, तो रॉकेट तो थोड़े हाइट तक जाएगा और फिर से नीचे जमीन पे गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है. आप जो रॉकेट भेज रहे हो, आप जो भी स्पेस क्राफ्ट स्पेस में हम जब भेजते हैं तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो हम उसमें फीड करते हैं. ये मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट हमें पता होना जरूरी है, वरना हम स्पेस में कभी कुछ भेज ही नहीं पाते, राइट. ओके, तो आज हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू. उसके लिए हम दो केसेस कंसिडर करेंगे. एक पहला केस होगा object at the surface of the earth. Second case है object at, आपने बहुत ऊपर फेंक दिया उसको हम लोग बोलेंगे infinite height. Object at infinite height या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, दो केसेस कंसिडर किया हमने. अब जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया था तब उसके पास एक एनर्जी थी जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. आपने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया ना, हर मूविंग बॉडी के पास एक एनर्जी होती है जिसको आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, मूविंग बॉडी के पास.
काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पर आपने जो वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी इतनी है कि आपका फेंका हुआ ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को इस्केप करने वाला है, बराबर ना। और ऐसे वेलोसिटी को हम लोग इस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा नोटेशन देंगे ESC कि भाई पता रहे कि ये जो v है ना वो ऐसी वैसी वेलोसिटी नहीं है, ये इस्केप वेलोसिटी, मतलब गारंटी है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को इस्केप करने ही वाला है। अगर मैं सिर्फ v लिखूं मतलब मैं किसी भी जनरल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये साधारण वेलोसिटी थोड़ी ना है, राइट। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो आप कंसिडर करोगे हमेशा वो नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करोगे, राइट, Gmm/r। ओके। अब थर्ड फिर इस ऑब्जेक्ट के पास होगी एक टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी होती है ना वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। जो टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर, हाफ एम VESC स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -Gmm/r। ब्रैकेट ओपन कर दो, हाफ एम VESC स्क्वायर -Gmm/r। अभी देखिए मुझे हम चैप्टर के एंडिंग में, तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जी का क्या मतलब है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, और नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए, आप ही के लिए बना। अब बार बार भाई ये टोटल एनर्जी इतना बड़ा तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसको सिंपल ना E1 लिख देता हूँ। E1 मतलब टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की जब वो अर्थ के सरफेस पे था। अब उसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच गया है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, नेपाल बोल रहा था मैं नेपाल नहीं पहुंचा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गया, बहुत ऊपर पहुंच गया। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गया जाके रुक गया, उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी इनफाइनाइट हाइट पे चला गया ना, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -Gmm/r+h। सर यहाँ पे तो +h नहीं लिखा भाई, +h सिर्फ तब लिखना है जब कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगी, हाइट, बराबर। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी सरफेस पे ही है तो h तो आया ही नहीं, तब सिर्फ r आएगा। बॉडी जब अर्थ के सरफेस पे खड़ी है तब सिर्फ r लिखना है, बॉडी जब एक हाइट पर है तब आपको h भी लिखना है, r+h लिखना है। अब यही जो हाइट है हमने मेंशन किया हुआ है, देखो कितना है, इनफाइनाइट हाइट है ना, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इंफिनिटी। एंड एनीथिंग, इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर है, किसी भी चीज को जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 0। इस केस में टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, 0 + 0 2 0, ऐसा नहीं करना, 0 + 0 0। ओके, टोटल एनर्जी। अब ये जो टोटल एनर्जी थी इसको हमने सिंबल दिया E1, तो साइमल्टेनियसली अब ये जो टोटल एनर्जी इसको हमको सिंबल देते हैं E1। 9th स्टैंडर्ड में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था, अब ये हो गया है, इसके बाद का मैं बता रहा हूँ, इसका कंटिन्यूएशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमारे नेचर की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब सर जो टोटल एनर्जी पहले के केस में मिली
वो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी है ना, बोला टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इक्वल है। तो इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे E1, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 इज इक्वल टू E2 लिख दिया, तो E1 क्या है, E1 ये पार्ट है ना, लिखो हाफ MVESC स्क्वायर माइनस GMM अपॉन R इज इक्वल टू E1 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू E2। E2 का वैल्यू क्या है, 0, बराबर। हाँ सर बराबर। अब नेक्स्ट है, ये जो माइनस GMM है इसको राइट में ले रहा हूँ, क्या बचेगा, हाफ MVESC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस था ना, राइट में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, GMM अपॉन R। देखो ये M और ये M दोनों कट हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये 2 देखो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसको लिखा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना न्यूमरेटर के साथ, तो वही लिखते हैं अभी, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिर्फ क्या बचेगा, VESC स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM अपॉन R, ठीक है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्या हो जाएगा, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है वहाँ पे रूट आएगा, 2GM अपॉन R। इसी चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला देखा था, जो फॉर्मूला था स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। मैं यहाँ से लिखा g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ स्क्वायर में कब आती है, जब वो खुद ही से मल्टीप्लाई होती है तब, R इंटू आर हो जाएगा, राइट। R इंटू आर लिखो या R स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। एक R को अगर मैं ऐसे लेफ्ट में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, G इंटू आर, राइट साइड में क्या बचा, GM अपॉन R। बस यही चाहिए था। इसका मतलब सर जहाँ पर भी ये GM अपॉन R है उसकी जगह पे अभी हम ये GR लिख सकते हैं, इक्वल टू का वही तो मतलब होता है। देखो GM अपॉन R, इसकी जगह पे GR लिख सकता हूँ, लिख दो। इसके वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ 2 GM अपॉन R की जगह पे क्या लिखना है, GR लिखना है। तो इसको अब ध्यान में रखो आप लोग। बोर्ड पॉज करो, बाकी सब लिखो, मैं ये ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इरेज करो। तो हमें क्या मिला, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GR, राइट। यस सर राइट। तो इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू जी का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू कैपिटल आर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है वो, 6.4 इंटू 10⁻²⁴ मीटर। जब हमने ये पूरा वैल्यू सॉल्व किया, आपको सॉल्व करने की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज नहीं होने। जब हमने ये पूरा सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होता है कि सर एक सेकेंड में जब हमारा ऑब्जेक्ट 11.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक सेकेंड में जब हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर हम खुद, अगर हम खुद एक सेकेंड में 11.2 मीटर के डिस्टेंस से उड़ने लगे ना, स्पीड से ट्रैवल करने लगे, तो हम सक्सेसफुली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएंगे। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एनी स्पेसक्राफ्ट टू escape the Earth's gravitational field, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं escape velocity। ये फिलिंग इन लाइंस में आ सकता है। So this was the derivation and this was the value for escape velocity।
ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेक श्योर कि आप सारे फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं और उन्हें पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, बाय, गुड लक।